हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर घर में आज के डेट में तनावपूर्ण माहौल बना पड़ा है, हर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। पेरेंट्स को लगता है कि यार बच्चा समझ ही नहीं रहा, अपनी तरीके से गतिविधियाँ कर रहा है, बिल्कुल अपनी कंडीशंस बिगाड़ रहा है। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उन्हें नहीं समझ रहे। तो ये टॉपिक मैं ये नहीं कह रहा आपकी सारी कॉम्प्लिकेशंस खत्म कर देंगे, बट बहुत मदद करेंगे आपको जानने में और आपके बच्चों के हालात जानने में। तो हर माँ बाप के लिए मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना ही हर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो जानेंगे आज क्या क्या इनमें तथ्य हैं, सारे कॉन्सेप्ट निकाल कर लाए, बिल्कुल बेसिक और क्लियर। आपने वीडियो देख ली, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपको समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो जानते हैं अनुवांशिकता होती क्या है और हमारा ये पर्यावरण जो वातावरण है ये होता क्या है। तो अनुवांशिकता को हम हेरिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हेरिडिटी होती क्या है? माँ बाप के जो गुण बच्चे में आ गए हों, ठीक, माँ बाप के जो गुण जैसे के तैसे बच्चों में आ गए हों वही अनुवांशिकता है। ठीक है, जैसे कि एक पेरेंट्स है, अच्छी हाइट है, बच्चों में भी अच्छी हाइट आ गई। रंग साफ है, बच्चों का रंग साफ हो गया। आंख का कलर नीला है पेरेंट्स का, बच्चों का भी हो गया। तो एक जन्मजात जो हमें पेरेंट्स के गुण हमें मिल गए वही हमारे अनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, बच्चा जो गुण माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है, जैसे शारीरिक और मानसिक। ठीक है, कई बार मेंटली भी बच्चे, देखो मेंटली रिटायर्ड टाइप के बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स के ही गुण आ जाते हैं कई बार बच्चों में। कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं माँ बाप की वजह से, माँ बाप भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो शारीरिक व मानसिक गुण जो बच्चों में आ जाएं पेरेंट्स के, वही अनुवांशिकता है। अब इनमें एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आंख का कलर चेंज है तो माँ बाप बिल्कुल दोनों की आंख एक जैसी होंगी, नाक एक जैसी होगी, रंग भी मैक्सिमम एक जैसा ही मिलता है, हाइट भी आप देखना, वृद्धि। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक तरह से ऐसे हो गए कि माँ बाप के ही जो गुण हो गए शारीरिक और मानसिक वही बच्चे में आ गए, यही अनुवांशिकता है। अब जानते हैं वातावरणीय और पर्यावरणीय गुण। अनुवांशिक गुणों को छोड़ दिए, इसके अलावा जितने भी गुण बच्चा सीखता है वो पर्यावरण से सीखता है। जो भी बच्चे के गुणों में परिवर्तन आते हैं वो सारे हमारे पर्यावरण या वातावरणीय गुण से आते हैं। जैसे कि अपने पड़ोस से बच्चों ने जो सीखा, दोस्तों से जो सीखा, या टीचर्स से जो भी परिवर्तन हमारे गुणों में आए वही हमारे वातावरणीय गुण हो गए। ठीक है, ये परिवर्तनशील रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? बार बार देखो, आज हमने कुछ सीख लिया, कल कुछ सीख लिया, उससे बाद में कुछ और सीख लिया। तो हमारे ये जो गुण है अग्रसर होते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमारी सृजनात्मकता आती रहती है नई नई। ठीक है, और हमारी उसमें ही एक मैच्योरिटी आने लगती है। तो बार बार ये गुण परिवर्तन होते रहते हैं, टाइम टाइम मैच्योरिटी आती है तो बच्चे में ये गुण डेवलप होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये परिवर्तनशील हो गए, ये स्थिर हो गए। ये एक बार जो माँ बाप से हमें मिल गए वो अनुवांशिक हो गए, और जो हमें बार बार मिल रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं बार बार, समाज से मिल रहे हैं, हर जगह से, जो बाहरी जगह से मिल रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंटल हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बस। अब इसके बारे में बेसिक सारी चीजें जानते हैं। अनुवांशिकता के बारे में जानते हैं। जो ग्रेगर मेंडल, ये अनुवांशिकता के जनक हैं, इनको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा जाता है। तो जब अनुवांशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकता के जनक हैं। तो अब जायोगाइट्स के बारे में समझते हैं। जायोगाइट्स क्या होता है कि जब प्रजनन करता है आदमी, उसके दौरान कोशिकाएं की एक संरचना होती है और एक भ्रूण का निर्माण होता है, उसे जायोगाइट्स बोलते हैं। इसमें हमारे 46 क्रोमोसोम्स काम करते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इसे युग्मनज बोलेंगे हम। और इसमें कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं क्रोमोसोम्स को। अच्छा, ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं ये दो पेयर्स में डिवाइड होते हैं, दो जोड़े होते हैं इसके। एक तो लेडीज का हो गया, एक जेंट्स का हो गया। तो लेडीज का हो गया XX, इसे XX बोलते हैं। ये 23 हो गए, 23 गुणसूत्र इसमें हो गए, और 23 ही जेंट्स वाले में हो गए, इसे XY क्रोमोसोम्स बोलते हैं। लेडीज वाला XX, जेंट्स वाला XY। अच्छा, अब ऑटोसम क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 23 में से 22 क्रोमोसोम होते हैं जो बिल्कुल दोनों के बराबर एक जैसे होते हैं। सिर्फ एक गुण अलग होता है, वो होता है क्रोमोसोम सेक्स। ये सेक्स का क्रोमोसोम जो अलग होता है वो एक होता है, और यही निर्धारण करता है कि बच्चा जो होगा लड़की होगा या लड़का। ठीक है, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है हमारा, ये करता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 तो इनके जनरल बराबर हो गए, जो 23वां है यही बच्चे को डिफाइन करता है कि वो लड़की बनेगा या लड़का। तो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं।
अगर जोड़े के तौर पे पूछे जाए तो 2 जोड़े होते हैं, कितने कितने के, 23 के। XX वाला लेडीज का हो गया और XY का जो गुणसूत्र हो गया वो जेंट्स का हो गया। ठीक है। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीन के सेट को जीनोटाइप कहते हैं। जो अनुवांशिक गुण हमारे अंदर एक सेट के तौर पे आ गए माँ बाप के, वही जीनोटाइप है। और वही एक फेनोटाइप होता है, जो बाहरी अवलोकन से बच्चों में जो गुण पैदा होते हैं उसे फेनोटाइप बोलते हैं, और जो माँ बाप के गुण का सेट बच्चे में आ जाता है एक तरह से, उसे जीनोटाइप बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब ये हमारी डीएनए की संरचना है। इस तरह से आपने फिगर देखा होगा, बहुत साइंस की बुक्स में भी देखा होगा। अब ये जो फिगर है ये आपका एक ट्विंस के बारे में आपने सुना होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा। ठीक है। तो आप ये मत सोचना, देखो पहली बात तो यही है कि आपके अंदर जो गुण है बच्चों के अंदर भी वही है, बट आपको ही बच्चों को समझना पड़ेगा। बच्चों में आपके बराबर मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है। तो आपको ही समझना पड़ेगा बच्चों में क्या कमी है या क्या दिक्कत है। हमारे ही गुण बच्चों में है। अगर हम सोचे कि हम आज महान बन गए, बच्चे ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हम भी ऐसे ही होंगे। ठीक है। आज हम बच्चों के सामने अच्छा बन के दिखा रहे, क्या पता हमारा भी पास्ट ऐसा ही रहा हो। तो हमें बच्चों को आराम से समझना है, उनकी स्थिति को समझना, उनको बैठ के प्यार से बातें करनी है, उनकी कमियों को पूछना, भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे। बच्चों को आश्वासन दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यही चीज आपको बच्चों के साथ रखनी है। हर माँ बाप की बहुत सारी कमियां खत्म हो जाएंगी, बच्चे भी उनके साथ मिल पाएंगे और वो भी एक दूसरे से अच्छा ट्रीट कर पाएंगे, और साथ के साथ अच्छा विकास होगा बच्चों का। तो अब ये ट्विंस की बात करते हैं। ये तो हमने नॉर्मल बच्चों का प्रोसेस देख लिया कि क्रोमोसोम होते हैं। तो अब जानते हैं ट्विंस के बारे में। ये मैंने 2 भ्रूण बनाए हैं। ठीक है। माँ के पेट में ये भ्रूण है। अब ये 2 जुड़वा बच्चे हैं, ये भी 2 जुड़वा बच्चे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो, ये आइडेंटिकल ट्विंस है। ये इनका सारा जो प्रोसेस है बिल्कुल एक जैसा होगा। दोनों बच्चे जो होंगे इनका सारा प्रोसेस एक जैसा होगा। जैसे कि सेम सेक्स होगा, या तो लड़की होंगी दोनों या लड़के होंगे। ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में या तो दोनों इनका सेक्स सेम होगा और ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, या तो माँ का होगा या बाप का होगा, बट एक ही ब्लड ग्रुप होगा दोनों में। और फेस भी मैक्सिमम इनका फेस एक जैसा ही मैच करेगा, एक जैसे ही लगेंगे देखने में। तो ये हमारे हो गए आइडेंटिकल ट्विंस। अच्छा, इसके अपोजिट जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस, इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चे के गुण हैं वो सेम नहीं रहते। इसमें एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है। फेस की भी गतिविधि इनकी अलग हो सकती है, फेस जरूरी नहीं है मैच करे इनका। ब्लड ग्रुप भी या तो माँ पे भी जा सकता है, बाप पे भी, अलग अलग भी जा सकता है दोनों में। ठीक है। इसमें क्या है और इसमें क्या फर्क क्या है दोनों में, ये किस वजह से ये चीज होती है? इसका जो प्लेसेंटा है, जो माँ का प्लेसेंटा बच्चों में जो जॉइंट रहता है, जो एक कॉर्ड है जो माँ की, वो बच्चों में जॉइंट रहती है, वो कॉर्ड है यहाँ पे, ये दोनों में सेम रहती है, एक रहती है वो कॉर्ड, जो सेम प्लेसेंटा बोलते हैं उसे। और जबकि इसमें अलग वाले में क्या है कि यही इसमें अलग जा रही है, इसमें अलग जा रही है, और यहाँ दोनों में एक जा रही थी। ठीक है। तो यहाँ बच्चों को अलग डिवाइड कर दिया, यहाँ पे वो अब भी एक है, एक में ही जाके वो एक सेल है, इनकी जो सेपरेट सेल है वो एक ही है। यहाँ पे जो सेल्स वो बिल्कुल अलग अलग हुई है, सेपरेट हो गई है एक तरह से। तो ये फर्क है दोनों में। इन्हें आइडेंटिकल बोलते हैं। इनका प्रोसेस सारा सेम होता है, सेक्स सेम होता है, ब्लड ग्रुप सेम होता है, फेस की एक्टिविटी सेम होती है। इनमें इनके कंपैरिजन में ये सारी एक्टिविटी उल्टी होती है ना। तो इनका सेक्स कोई गारंटी नहीं है कि दोनों लड़की हों या लड़के हों, दोनों अलग हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप माँ पे भी जा सकता है, बाप पे भी जा सकता है। तो ये फ्रैटर्नल ट्विंस हो गए। अच्छा, अब इन्हें बोलते हैं मोनोजाइटिक और इन्हें बोलते हैं डायोजाइटिक। ये क्यों बोलते हैं? इनमें एक सेल से बच्चा डेवलप हो रहा है, एक सेल में दोनों डेवलप हो रहे हैं। यहाँ 2 सेल बन रही हैं, दोनों में बच्चे डेवलप हो रहे हैं, अलग अलग प्लेसेंटा बन रही है यहाँ पे। तो इसको डायोजाइटिक बोलेंगे, इसे मोनोजाइटिक बोलेंगे। यही प्रोसेस है। अब इसमें एक एग होगा, एक स्पर्म होगा। ठीक है। इसमें क्या है, 2 एग बनेंगे और 2 स्पर्म होंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, एक एग एक स्पर्म, इसमें 2 एग 2 स्पर्म। तो ये हमारा एक निर्माण है ट्विंस का, कि कौन से आइडेंटिकल हुए, कौन से फ्रैटर्नल हुए। ठीक है। तो यहाँ हमने जाना अनुवांशिकता के बारे में। अब जानते हैं डेवलपमेंट। अब हमको बच्चे का विकास करना है, सारी बात आ गई लास्ट में जाके यहाँ पे कि अब हमको बच्चे का विकास करना है। हमने ये जान लिया कि बच्चों में जो गुण आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही हैं। ठीक है। हम ही फिर बच्चों से बाद में कहेंगे अरे ऐसे क्यों उधम कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है,
ये क्यों बातें कर रहा, शोर क्यों मचा रहा, कहीं ना कहीं उनमें हमारी ही छवि दर्शाई जाती है, बच्चों में हमारे ही गुण होते हैं। तो हमें ही उनको समझाना पड़ेगा, वो हमसे मैच्योर नहीं है, हम मैच्योर हैं। हमारा पेरेंट्स का और टीचर्स का एक ही लक्ष्य होता है, उनको समझना है, बच्चों को उन्हें समझना है, उन्हें एक वातावरण देना है बच्चों को, ठीक है, उनकी मानसिकता को समझ के अच्छा वातावरण देना पेरेंट्स और टीचर की जिम्मेवारी है, ठीक है। बच्चा जो गलत कर रहा है उसमें उसकी गलती है ही नहीं, सारी गलती हमारी है। तो हमें ही ये देखना पड़ेगा बच्चे के साथ क्या दिक्कत हो रही है, उसकी दिक्कतों को खत्म हमें करना है। तो उसको आराम से बैठाओ, समझाओ, उसकी मानसिकता को समझो, उसके साथ घुलो मिलो, जब जाके हम उसकी सारी कमियों को खत्म कर देंगे। ये हमारा फर्ज है। और हम अपने गुरूर में रहे, अरे नहीं हम तो अपने टाइम पे ऐसे थे, हमने तो ऐसा काम नहीं किया, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। आज का टाइम बिल्कुल चेंज है, बच्चों को ही हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चों को? डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज चाहिए। बच्चा जन्म से पैदा हो गया, बहुत स्मार्ट है बच्चा, इंटेलिजेंट है, उसको माहौल इतना खराब मिल गया कि यार चोर डकैतों का माहौल मिल गया, पढ़ने वाला माहौल नहीं मिला, ठीक है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली माहौल के हिसाब से खराब हो जाएगा, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट है। एक बच्चा है जन्मजात, उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, और उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे गाइडेंस देने वाले मिल गए, वो सुधर जाएगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी उसे। और जबकि एक अच्छे हेरिडिटी वाले बंदे को, स्मार्ट बंदे को भी अगर माहौल गलत मिल गया तो वो बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर बच्चे का विकास करना है तो हमें एक अच्छा माहौल बच्चे को देना पड़ेगा, और गुण हमारे अच्छे हों तो वो तो और अच्छी बात है। गुण तो हम बदल नहीं सकते, गुण तो जो आ गए बच्चे में, बट हम एक माहौल तो अच्छा दे सकते हैं बच्चे को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल प्रोवाइड करना, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और यही एक माँ बाप का लक्ष्य है, ठीक है। तो बस यही तो बात आपको समझानी थी, इसका मकसद ही यही था वीडियो का, ठीक है। अब वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, वातावरण में ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे हम बच्चे को सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं? देखो, पहला सामाजिक कारण, हमको समाज ऐसा मिल गया, अपना अड़ोस पड़ोस या कोई भी समाज ऐसा मिल गया कि जो बच्चे के लिए नुकसानदायक है, तो बच्चा उससे उभरेगा नहीं। इसलिए हमें कम से कम ऐसा रखना चाहिए कि हमारा समाज अच्छा हो, लोगों को आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए, बच्चों की स्थिति समझनी चाहिए। तो समाज अच्छा होगा तो बच्चे का विकास ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आर्थिक कारक भी होते हैं, कई बार भाई घर में तंगी भी होती है, हर माँ बाप सक्षम नहीं होता बच्चों को हर चीज़ उपलब्ध करा दे, ठीक है। घर में तंगी चल रही है, घर ऐसा है कि उसमें सारी सुविधा है, तो उससे फर्क पड़ता है। जहाँ सुविधा मिल रही है वो अलग रिजल्ट देगा बच्चा, और जहाँ सुविधा नहीं मिल रही वो अलग तरीके से काम करेगा। तो आर्थिक कारक भी बच्चे के डेवलपमेंट में थोड़ा सा करते हैं गड़बड़ी। सांस्कृतिक कारक हो गए, ये जो हमारे वातावरण में जो हमारा माहौल हो गया, बच्चा अपने माहौल के हिसाब से ढाला जाता है, संस्कृति के हिसाब से काम करता है। जो पंजाबी है वो अपनी, उनकी अलग संस्कृति है, हिंदू की अलग संस्कृति है, तो वो उसी तरह से डेवलप होते हैं। तो अब जैसी संस्कृति हमारी होगी हम बच्चे वैसे ही डेवलप होंगे। अमेरिका में हम क्रिश्चियन है या कोई भी अलग कंडीशन है, हम उस तरह से डेवलप होंगे। हम इंडिया में हैं, यहाँ के लोगों के हिसाब से डेवलप होंगे। तो ये तीन कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने बच्चों के संभाल दिए, उनको अच्छा माहौल दे दिया, अच्छा पर्यावरण दे दिया, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अनुवांशिकता का नियम क्या है, अब ये नियम जान लेते हैं। समानता का नियम, इसे बीजमैन का सिद्धांत भी बोलते हैं, कंटिन्यूअसली। ये इसमें होता क्या आप समझिए इसे, माता पिता के गुण वही जो सेम बच्चों में आ गए, मतलब जो माता पिता के गुण हैं वही सेम बच्चों में आ गए। माता पिता के गुण बच्चों में सेम जैसे कहते हैं ऐसे आ गए, वही समानता का नियम है, ठीक है। जो हमारी हाइट थी ऐसे ही बच्चों की हाइट हो गई आगे, हमारा साफ रंग था उनका भी हो गया, हमारी आंखों का कलर ऐसा है उनका भी वही हो गया। तो हमारी ऐसी कुछ आदतें हैं बच्चों में वही आदतें मिलती हैं, तो ये समानता का गुण हो गया। अब हो गया दूसरा वाला विभिन्नता का नियम, माता पिता से कुछ भिन्न गुण बच्चों में होना, ठीक है। जैसे हमारे अंदर कुछ गुण है, कुछ ना कुछ गुण अच्छे अलग मिल जाते हैं बच्चों में कि नहीं हमारे मैच कर पाते माँ बाप के, तो कुछ गुण भिन्न हो जाते हैं, तो ये होते हैं भिन्न वाले गुण। अब प्रत्यागमन का नियम, माता पिता से विपरीत हो। कई बार क्या होता है कि माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बेकार नहीं उसके इतना इंटेलिजेंट होता। कई बार क्या होता है कि माँ बाप बिल्कुल बेचारे अनपढ़ टाइप के होते हैं, नहीं समझदार होते हैं, बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ऊंचे पद पे जाते हैं, तो प्रत्यागमन बोलते हैं इसे, ठीक है। माँ बाप से बिल्कुल अपोजिट गुण होते हैं। अब ये कुछ हमारी परिभाषाएं, इनको आप देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इनका,
और ये आप याद रख लें, पेपर में ये आते हैं। और कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया है अनुवांशिक का। इसलिए अब देखो, मैं तो आपसे यही कहूँगा एज ए पेरेंट्स भी और एज ए टीचर भी, आपकी यही जिम्मेवारी है कि बच्चों को समझें, उनकी स्थिति को समझें, उनको अपने साथ बैठें और उनको समझाएं। ठीक है, तो एज ए टीचर और पेरेंट्स आपकी यही जिम्मेवारी है। थैंक यू।